दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान का तीसरा मॉडल सेट देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये वीडियो फाइनल परीक्षा के लिए है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि CO2 एक है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या फिर लवण होता है या फिर अनिश्चित है? तो दोस्तों CO2 गैस है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, यानी कि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? तो देखिए अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। अब प्रश्न में अगर पूछा जाए कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो देखिए धातु का ऑक्साइड पूछेगा तो हो जाएगा क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड पूछेगा तो हो जाएगा अम्लीय। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि कॉपर पायराइट CuFeS2 अयस्क है, यानी कि कॉपर पायराइट है वो किसका अयस्क है? तो देखिए इसी में नाम में छुपा हुआ है कॉपर पायराइट, यानी कि कॉपर मतलब होता है तांबा। तो कॉपर का जो पायराइट है ये किसका अयस्क है? तो तांबा का अयस्क है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, यानी कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण है वो कहाँ होता है? तो देखिए ऑक्सीकरण है वो एनोड पर होता है, यानी कि जो इसका एनोड होता है वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? दोस्तों कहता है कि कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए आपको बताए थे कि एल्केन ग्रुप का जितना भी हाइड्रोकार्बन होगा वो संतृप्त होगा और एल्कीन तथा एल्काइन ग्रुप का जितना भी हाइड्रोकार्बन होगा वो असंतृप्त होगा, यानी कि अनसेचुरेटेड होगा। तो आप लोग जानते हैं कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो देखिए CnH2n+2 ग्रुप का कौन है? तो देखिए C4H10। देखिए 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि C4H10 है वो किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। तो यह कैसा होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। उसके बाद आइए छठा क्वेश्चन में। देखिए 6 नंबर सवाल कहता है कि हीरा एवं ग्रेफाइट, हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन का अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपरूप है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, कार्बन के अपरूप। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। दोस्तों एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखिए एल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है वो क्या होता है? OH। क्या होता है? OH। तो देखिए OH किस में लगा हुआ है? तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए CnH2n+OH, यानी कि यही अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। इस तरह से आप लोग इसको पहचान सकते हैं। अब कहेगा कि अम्ल का, तो अम्ल का क्या होता है? COOH। उसके बाद एल्डिहाइड का होता है CHO और एमीन का होता है NH2। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? दोस्तों कहता है सहसंयोजी यौगिक कौन है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है CH4, बी है NaCl, सी है CaCl2 और डी है Na2O। तो देखिए इसमें सहसंयोजी यौगिक कौन है? तो मीथेन है, यानी कि CH4 है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए देखिए कहता है कि कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 10वां क्वेश्चन। देखिए ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। देखिए कहता है कि 1 वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह हैं
तो वोल्ट मीटर का अल्पमांक यानी कि लीस्ट काउंट कितना होगा। यानी कि देखिए एक वोल्ट मीटर है और उसका जो स्केल है वो कितना से स्टार्ट है, 0 से और 2 वोल्ट तक गया हुआ है, कितना, सॉरी 1 वोल्ट तक गया हुआ है। और कह रहा है इसके बीच में कितना विभाजन है, तो टोटल 20 विभाजन है। टोटल कितना विभाजन है, 20 विभाजन है। तो कहता है कि इसका लीस्ट काउंट यानी कि इसका जो एक विभाजन होगा वो कितना करंट को मापेगा, यही आपको बताना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम यानी कि देखिए कि इसमें कितना हाईएस्ट वोल्टेज है, तो 1 वोल्ट है, तो इसको 1 में हम 20 से भाग दे देंगे और 1 में हम लोग 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.05 वोल्ट। यानी कि इसका जो एक भाग होगा यानी कि उसका जो लिस्ट काउंट होगा अल्पमांक जिसको कहा जाता है, तो वो हो जाएगा 0.05 वोल्ट। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। दोस्तों मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क है, यानी कि किडनी है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 12 नंबर सवाल में। देखिए 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से याद कीजिए। देखिए कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधा करता है तो उसको कच्चा पदार्थ कौन सा आवश्यक नहीं है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है जल और डी है क्लोरोफिल। तो देखिए पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन पकाता है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए और उसको साथ में रिवीजन कर लीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपसे याद हो सकें। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। दोस्तों शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है, वेना केव है। इसको आप लोग याद रखिए, वेना केव है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, यानी कि पादप कहा जाता है पेड़ पौधे को। कहता है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होता है, कहाँ होता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बी दिया हुआ है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, उसके बाद सी है फ्लोएम की संवहनी नलियों में और डी है ए एवं बी दोनों। तो देखिए जो अधिकतर पादप नियंत्रक होता है वो तने के आगे भाग पर ही और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। यानी कि इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। दोस्तों पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है पत्तियों द्वारा, बी है तने द्वारा, सी है फूलों द्वारा और डी है बीज द्वारा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा फूलों द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि फूलों का कौन सा भाग फल बनता है। दोस्तों फूलों का कौन सा भाग फल बनता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में पुंकेसर, बी है स्त्री केसर, डी है अंडाशय और सी है अंडाशय और डी है बीज। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडाशय, यानी कि अंडाशय है वही फल में बदलता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल। कहता है कि मानव मादा में निषेचन होता है। दोस्तों मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि फ्लोपियन नलिका में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 18वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसे संरचनाओं को कहते हैं। यानी कि वर्तमान में अभी प्राणियों के कुछ संरचना ऐसा है जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसको क्या कहते हैं, उसको अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित, यानी कि कौन सा वैज्ञानिक है जो मेंडल का जो नियम था उसको
पुनः यानी कि फिर से खोजा है, उससे संबंधित वैज्ञानिक कौन सा है? तो सर्मक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सर्मक। चलिए उसके बाद आइए 20वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपको 9वां क्लास में भी पढ़ने को मिला था कि CFC है। दोस्तों CFC क्या है? तो CFC का आपको फुल फॉर्म बताना है कि CFC क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन फ्लोरीन कार्बन, उसके बाद सी है कार्बन फ्लोरोकार्बन और डी है कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो देखिए आपको ऑप्शन देख के बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि कोलीफॉर्म है। दोस्तों कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म एक जीवाणु है। क्या है? एक जीवाणु है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 23वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दोस्तों चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 24वां सवाल कहता है कि आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं, यानी कि आवर्त सारणी का जो 18वां समूह है, यानी कि सबसे लास्ट में जो सबसे लास्ट में समूह है उसको उसके तत्व जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। निष्क्रिय तत्व में कौन कौन आता है? तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सब जितना भी गैस है और जो तत्व है वो कैसा है? निष्क्रिय है और वे आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित है। तो इसको आप लोग याद रखिए, हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण रहता है? तो उत्तल दर्पण रहता है। चलिए उसके बाद देखिए 26 नंबर सवाल, ये भी बहुत आसान है लेकिन बहुत लोगों को ये सवाल पता नहीं है। देखिए कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी कि देखिए चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा है और वहाँ से वह आकाश देखेगा तो कैसा प्रतीत होगा? तो काला प्रतीत होगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है और वहाँ पर प्रकीर्णन की घटना नहीं होती। यानी कि पृथ्वी पर से हम लोग देखते हैं तो आकाश कैसा दिखलाई पड़ता है? नीला दिखलाई पड़ता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन यानी कि प्रकीर्णन के कारण। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ से आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखलाई पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिए 27 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है, यानी कि आपको क्रमशः बताना है। तो देखिए जो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी है उसमें अवतल दर्पण ऋणात्मक और उत्तल दर्पण धनात्मक। तो देखिए ऑप्शन बी, देखिए ऋणात्मक और धनात्मक, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया? क्रमशः। तो देखिए धनात्मक ऋणात्मक भी दिया हुआ है, तो ऐसा ना हो कि आप इसको आंसर सही करें तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्रमशः कहेगा तो क्रमशः सबसे पहले कौन है? अवतल है, तो अवतल का ऋणात्मक और उत्तल का धनात्मक, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 28वां क्वेश्चन में। देखिए 28वां क्वेश्चन कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? दोस्तों स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का झुकाव, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी कि मानव का जो नेत्र है यानी कि आँख है उसका कौन सा भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। इसी को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग देख के कंफ्यूज मत होइएगा, दृष्टि पटल को ही रेटिना कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 30वां सवाल। देखिए कहता है कि एक आवेशित वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है तो वस्तु बी होगी।
तो देखिए कहता है कि वस्तु बी कैसा होगा, आवेशित होगा या फिर उदासीन होगा या फिर उपयुक्त में से दोनों में से एक, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों में से एक। यानी कि देखिए अगर कोई वस्तु ए है जो आवेशित है और वस्तु बी को आकर्षित कर रहा है, तो आकर्षित कर रहा है तो क्या होगा, अगर उदासीन भी रहेगा वस्तु तो इसको आकर्षित करेगा, और अगर आवेशित भी रहेगा यानी कि अगर ये धन आवेश रहेगा और वो निगेटिव चार्ज रहेगा, ऋण आवेश रहेगा, तभी वो आकर्षित करेगा। अन्यथा अगर ये क्या रहेगा, अगर ये भी धनात्मक रहेगा वस्तु भी तो वह क्या करेगा, विकर्षित करेगा, यानी कि अपने से दूर ढकेलेगा। तो इसमें से दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि ये वस्तु भी या तो चार्ज होगा या फिर उदासीन होगा। चलिए उसके बाद देखिए 31वां क्वेश्चन, 31 नंबर सवाल कहता है कि स्वतंत्र धन आवेश वस्तु कहता है कि विद्युत क्षेत्र में गति करता है। यानी कि स्वतंत्र धन आवेश यानी कि फ्री जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो विद्युत क्षेत्र में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में गति करता है। कैसे गति करता है, तो जो कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की ओर यानी कि निम्न विभव से विद्युत क्षेत्र की ओर गति करता है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 32वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, कहते हैं कि 100 वाट और 220 वोल्ट, 100 वाट और 220 वोल्ट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस हो गया है। 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। यानी कि आपको पावर दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, यानी कि आर का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले करंट निकाल देंगे। एक फॉर्मूला होता है पी बराबर होता है वी आई, क्या होता है, पी बराबर होता है वी आई। तो इसमें करंट का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आई बराबर हो जाएगा पी बटा वी। तो पी कितना है, 100 है, और वी कितना है, 220 है। तो इसमें से एक जीरो कट गया, बच गया कितना, बच यहाँ पर 10 बटा 22। यानी कि देखिए हमारे पास आई का वैल्यू कितना आ गया, आई का वैल्यू आ गया 10 बटा 22। अब देखिए आर का वैल्यू निकालेंगे, तो जानते हैं वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, और आर बराबर क्या होगा, वी बटा आई। तब वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, और बटा में करंट कितना आया, तो 10/22 है, यानी कि 10 नीचे करेंगे और 22 ऊपर गुना कर देंगे। 22 ऊपर गुना करेंगे तो 1 0 से 1 0, यानी कि 22 गुना 22 कितना हो जाएगा, 484 ओम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 33वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। चलिए उसके बाद आइए देखिए कहता है कि डायनेमो में, दोस्तों डायनेमो में क्या होता है, तो आपको कल के वीडियो में बताए थे कि डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, और समूह कितना है, तो 18 है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विद्युत मोटर बदलता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हम कल बताए थे कि विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 37 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि AsNCl2। दोस्तों AsNCl2 क्या है, तो यह एक अवकारक है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर क्वेश्चन याद नहीं है तो ये सब प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट करते जाइए। उसके बाद देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है और बताना है कि यह कैसा अभिक्रिया है। तो देखिए Fe2O3, उसके बाद 2Al, उसके बाद देखिए Al2O3 और प्लस 2Fe। अब देखिए बताना है कि यह कैसा अभिक्रिया है। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या कर रहा है, अल्युमिनियम है वो लोहा को विस्थापित कर दे रहा है। देखिए इसमें अल्युमिनियम अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या कर रहा है कि Al2O3 बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, और क्या कर रहा है, लोहा को अलग करता है। यानी कि यह कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 39 कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किसके कारण जमता है, तो जलांश के कारण, जलासन के कारण, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि साल्वे विधि में सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को निर्माण करने के लिए साल्वे विधि में क्या आवश्यक है, तो उसमें NaCl का आवश्यक होता है और NH3 और CaCO3, यानी कि ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट उसको चाहिए, नमक चाहिए और NH3 चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों जैसा कार्य नहीं करता है। दोस्तों कौन है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है, तो देखिए ए दिया हुआ है अग्नाशय, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है अंडाशय और डी है वृषण। तो इसमें हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। दोस्तों कौन सा अंग है वो संवेदी ग्राही नहीं है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कान, बी है आँख, सी है नाक और डी है दिमाग। तो दोस्तों इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दिमाग। चलिए उसके बाद आइए 43 नंबर सवाल में, कहता है कि समजात अंगों का उदाहरण है। देखिए समजात अंगों का उदाहरण कौन है, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, उसके बाद भी दिया हुआ है हमारा दांत और हाथी के दांत, सी है आलू और घास के ऊपरी भूस्तटी और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें समजात अंगों का उदाहरण कौन है, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। दोस्तों कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आँख का रंग, बी है चमड़ी का रंग, सी है शरीर का आकार और डी है बाल की प्रकृति। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा शरीर का आकार, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है घास गेहूँ आम, उसके बाद बी है घास बकरी मानव, उसके बाद सी है बकरी गाय और हाथी और डी है घास मछली तथा बकरी। तो देखिए इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है, तो ऑप्शन बी कर रहा है घास बकरी तथा मानव, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। दोस्तों कौन है जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, ऑप्शन ए दिया हुआ टिश्यू पेपर, बी है केले का छिलका, सी है थर्मोकोल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से अजैव निम्नीकरणीय कचरा कौन है, थर्मोकोल है, यानी कि ऑप्शन ए सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यह विघटित नहीं होता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मक के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों वैश्विक ऊष्मक मतलब हुआ ग्लोबल वार्मिंग, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, तो CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है वैश्विक ऊष्मक के लिए, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए में गंगा में मछली पालना, बी है गंगा में कपड़े का धोना और सी है गंगा में अधजले शव को बहाना और डी है गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो देखिए कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा में मछली पालना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। देखिए 49वां क्वेश्चन बहुत आसान है, कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, तो कितना है 25 सेंटीमीटर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है तो रेटिना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी कि मानव का जो नेत्र गोलक है उसमें
कौन सा लेंस होता है, तो इसमें उत्तल लेंस होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पश्चिमाभि द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, पश्चिमाभि द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि जो विजिबल लाइट है उसमें किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल का होता है और सबसे कम होता है बैंगनी का। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो अवतल लेंस से होता है। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग बारीकी से समझिए। देखिए कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, यानी कि जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और जो दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता उसमें होता है निकट दृष्टि दोष। उसके बाद देखिए कहता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है, दोस्तों श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों के मेल से बना होता है। चलिए देखिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन इसमें रह जाता है। देखिए कहता है कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है, देखिए कभी कभी पूछता है निकट बिंदु और कभी कभी पूछता है दूर बिंदु। तो अगर निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर और अगर दूर बिंदु पूछेगा तो हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि किस दृष्टिदोष को अवतल एवं उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी कि देखिए आप लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि को हम लोग अवतल लेंस से और दूर दृष्टि को हम लोग उत्तल लेंस से संशोधित करते हैं, लेकिन कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, तो उत्तल और अवतल दोनों को मिला करके द्विफोक्सी लेंस बनाया जाता है, तो उसको कहा जाता है जरा दूरदर्शिता, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए मोतियाबिंद जो होता है वो अधिक उम्र हो जाने के कारण आँख पर एक पतली अपारदर्शी परत चढ़ जाता है, उसी को मोतियाबिंद कहा जाता है, तो इसका निवारण के लिए उसको परत को हटाया जाता है। और जरा दूरदर्शिता जब होता है तो उसको उत्तल और अवतल दोनों लेंस को मिला करके द्विफोक्सी लेंस द्वारा उसको संशोधित किया जाता है। उसके बाद देखिए 61 नंबर सवाल, कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाना किसके कारण है, तो यह समंजन क्षमता के कारण संभव हो पाता है, यानी कि विभिन्न विभिन्न दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका जो फोकस है उसका प्रतिबिंब वो रेटिना पर बनाता है संयोजित करके, यह किसके कारण होता है, तो समंजन क्षमता के कारण होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, तो नीला रंग का, इसी के कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखलाई पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि नेत्र में प्रवेश करते समय कहता है कि प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, यानी कि जब आँख में बहुत सारा प्रकाश है वो प्रवेश करता है तो उसके परिमाण को नियंत्रित कौन करता है, तो आयरिस करता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
उसके बाद देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखलाई पड़ता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश भाग का अपवर्तन होता है। यानी कि मानव की आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का किरणों का जो अधिकांश भाग होता है वो कहाँ से अपवर्तित होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, यानी कि पृष्ठ पर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कहता है कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है लाल रंग का प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। उसके बाद देखिए कहता है किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तो बैंगनी रंग का। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? यानी कि जो भीतरी हिस्सा रहता है वो किस रंग का रहता है? तो पीला रंग का होता है, यानी कि सबसे बीच में कौन सा रंग है? पीला रंग होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं। कहता है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। यानी कि अगर आपको 2 नंबर में पूछ देगा कि टिंडल प्रभाव क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। उसके बाद आइए कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होता है? देखिए यहाँ पर दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि, तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 74 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य है वो किससे मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम में मापा जाता है। किसमें? एंगस्ट्रम में। और एक एंगस्ट्रम का वैल्यू आपको बताए थे कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? दोस्तों नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो परितारिका होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो नीला रंग का। इसी के कारण आकाश का रंग है वो नीला है। चलिए उसके बाद देखिए 77 नंबर सवाल। कहता है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखलाई देने लगता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि जब सूर्य डूब जाता है उसके बाद भी 2 मिनट तक हम लोगों को दिखलाई पड़ता है। किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो अभी आपको बताए थे कि कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पानी से भरी बाल्टी, कहता है कि गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? यानी कि जब पानी का बाल्टी भरा हुआ रहता है तो उसका जो पेंदी होता है वो उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि बाल्टी का जो गहराई है वो कम प्रतीत होता है। यह किसके कारण होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 80 नंबर सवाल। कहता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म होता है, यानी कि सिंपल प्रिज्म, वो 5 सतहों से घिरा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इसका PDF अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो जाइए, या फिर व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसका PDF अवेलेबल है। वहाँ पे आपको हम PDF सेंड कर देंगे। और हाई टारगेट मोबाइल एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी पूरे चैप्टर का PDF दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।